This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर जनाब वाला हम गुफ्तगू करते हैं वो होती हैं बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और उसके अलावा बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ, और थोड़ा बहुत हम नज़र डाल लेते हैं डेली टाइम की अहम शाह सुर्खियों के ऊपर जो कि अहमियत इस हिसाब से रखती हैं कि वो मुल्क के मुआशी और सियासी पस मंज़र के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक भी आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो सिलसिला बनते दिखाई दे रहा था वो 9 मई के साथ कुछ मध्यम होता दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे और मामलात हैं। चंद ख़बरें हैं मुआशी नौइयत की, चंद ख़बरें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अभी मैं कहूँगा कि गर्दिश में हैं, उनके मुतालिक बात करेंगे। और मेरे साथ जनाब फ़हीमुज़्ज़मा साहब मेज़बान व मेहमान का किरदार अदा करेंगे। आज वेलकम करूँगा सर आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत। हमारे ख़ित्ते के लिए एफ़मा को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्रिया। और बारह हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन आज आपका तारुफ़ सिर्फ नाम से करवाएंगे क्योंकि आपको पता है फ़ॉर्मेट इस नौइयत का है। तो कुछ बेबाक गुफ्तगू भी करेंगे और चंद मौज़ूआत आप भी सोच के लाए होंगे। मुख्तसरन स्टॉक एक्सचेंज पे नज़र डालूँ आपकी इजाज़त से, मुख्तसरन, फिर आप तज़िया भी कीजिएगा। अच्छा जनाब वाला, स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल ये रही कि कल हिचकोले खाता रहा, ये वॉलेटाइल इन्होंने कहा ऐसे, इंडेक्स स्विंग्स बोथ वेज़, तो उसको उर्दू में हिचकोले कहेंगे या झटके कह दीजिए जो भी, लेकिन झटके बहुत सख्त हो जाता है लफ्ज़। मार्केट जो है वो आगाज़ के अंदर जो है थोड़ा उसके अंदर आप ऐसे समझें कि मंदी का सा रुझान था, फिर मार्केट ऊपर की जानिब गई। आखिर का सिलसिला ये बना कि 30.13 पॉइंट्स का इजाफा हमने देखा PSX के KSE 100 इंडेक्स के अंदर। साइटिंग रीज़न विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होगा और बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन पिछले दिनों के अंदर ये था कि मैं भी एक और PhD हैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था एक बात। मैं ख़ुद तो नहीं हूँ लेकिन मैं करना चाहता हूँ। तो उनके साथ बैठा हुआ था तो मैंने कहा जब पाकिस्तान की मार्केट में एनोमली आ जाए, यानी बैनुल-अक़वामी मार्केटें कुछ और बिहेवियर दिखा रही हों और पाकिस्तान की मार्केट जो है वो वक्ती तौर पर एक ऐसा बिहेवियर दिखा रही हो जो कि थोड़ा सा इरेशनल लगे, एनोमली क्रिएट हो जाए, वही ट्रेंड फॉलो ना हो रहा हो, तो किसी ने मुझे बोला मेस्की के अंदर हमारी रेटिंग बेहतर हो जाएगी। खैर मैं इस सिलसिले में कोई तज़िया नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मेस्की ने रेटिंग करनी, तो मुझे ऐसा बतलाया गया कि 4 ममालिक के दरमियान उसने फ़ैसला करना है किसको थी, जिसके अंदर शायद बड़े बड़े ताकतवर ममालिक भी शामिल। खैर एनीवे मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर मुख्तसर तज़िया भी दीजिए। देखिए अली, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉक मार्केट को देखें तो बड़ा गलत होगा। हमें इसका जो है ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना होगा। बिल्कुल। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान इज़ एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम द लोअर ऑयल प्राइसेस एज वेल एज इनफ्लो ऑफ कैपिटल। बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं। लोकल प्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर हुई है पिछले कई सालों के मुकाबले में। इसके अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है, बैंक्स ने अपनी लैंडिंग बेहतर कर दी है कंज्यूमर सेक्टर को, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में थोड़ी सी बेहतरी आई है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको बहुत कम ममालिक मिलेंगे रीजन के अंदर जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। चाइना के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्राइसिस आया हुआ है इन टर्म्स ऑफ द डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन। सिमिलरली GCC मार्केट जो हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिनसे हम ज़्यादा करीबली लिंक हैं, वहाँ पे से लिक्विडिटी आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट के अलावा वहाँ पे जो रियल एस्टेट मार्केट है और इकोनॉमी वो काफ़ी सफ़र कर रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान इज़ द नेचुरल डेस्टिनेशन फॉर द लॉन्ग इफ़ नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस, फॉर द शॉर्ट टर्म एंड द मीडियम टर्म बेसिस। तो बेसिकली जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है उसका तो यही होता है कि वो किसी की नहीं होती है। अगर सिचुएशन बेहतर होगी तो अभी आ जाएगी, और अगर सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती है, थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी आती है तो वो बाहर चली जाती है। तो जो MCSI जो इंडेक्स है, मॉर्गन स्टैनली का जो इंडेक्स है, कंपोजिट इंडेक्स, उसकी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान शुड बी देयर एज अ फ्रंटियर मार्केट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ये नहीं हुआ। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन साइज एज वेल एज द पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ। लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं ना, पैरामीटर्स हमारे सर वो डिफाइनिंग पैरामीटर्स वही तो नहीं उतर रहे पूरे, वही तो नहीं उतर रहे। जब आप अपने कुछ फंडामेंटल्स को सही करेंगे तो फिर वो आएगी ना चीज़। सही बात कर।
अब वो सिचुएशन ये है कि छोटे छोटे आपसे कई ज़्यादा छोटे ममालिक जो हैं वो इस वजह से हैं कि उन्होंने वो फंडामेंटल सही कर लिया। अब वो हम इन फंडामेंटल्स के ऊपर सही ना करें और ये कहें कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी आ गई है, हमारा इंडेक्स बढ़ गया तो इस वजह से MCSI इंडेक्स के अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। तो बेसिकली इंडिया दे दिया आपने, लिख दूँ एक जगह। लेकिन जैसे कहें कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, उम्मीदें बाहर तो ये जो बाहरों से जो उम्मीदें लगाए रखे हैं, तो अब इनके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मुझे खौफ ये है। लेकिन अमूमन लोग पता क्या कहते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं फ़हीम साहब, बड़ी अजीब सी आपको चीज़ बताऊं। क्या हुआ कि 2011 में मार्केट के अंदर अजीब सा जो हिजानी कैफियत बोलूँगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे टेलीफोन आया एक टेलीविज़न चैनल से, एक हमारे अजीज़ थे एंकर, उन्होंने कहा कि लाइव आप फ़ोन पे बात कीजिए, तो आपसे ही पूछना चाहते हैं कि मार्केट रिबाउंड होकर कहाँ जाएगी। मैं कहा देखें अभी मार्केट, मेरे ख्याल 2009 की बात होगी, मैंने कहा मार्केट 4700 कुछ पॉइंट के ऊपर लड़खड़ा के मुंह के बल, सर के बल, हर चीज़ के बल गिरी, धड़ाम धड़ूम, जैसे समर सॉल्ट करते हैं ना, जैसे नेस्कार के अंदर गाड़ी छूट जाती है वो लुढ़कती पुढ़कती जाती। मैंने कहा ये मार्केट 25,000 पॉइंट से ज़्यादा जाएगी। वो उसकी बेसाख्ता हंसी निकल गई और हंसता जाए वो, उसने बोला आप कैसी फजूल बातें कर रहे हैं, 4700 की मार्केट और ये कहाँ से पहुँचेगी। मैंने कहा आप देख लीजिएगा ये मार्केट मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 25,000 पॉइंट तक जाएगी, और लॉ एंड बिहोल्ड कुछ सालों के अंदर वो 25,000 को भी क्रॉस कर गई और अब तो 36,000 को भी क्रॉस कर गई, जो अनरियलिस्टिक है। तो कैलकुलेशन वगैरह की, अब आपने ये फाइनेंस बहुत सारी पढ़ रखी है, मैंने तो ये किया कि 2014 के सितंबर के बाद अपने घर में जितनी फाइनेंस की किताबें थी इकट्ठी की और उनको अलाव में झोंक दिया और उनसे जो है ना टिक्के पकाए, मैंने कबाब पकाए, उनसे मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा क्या ज़रूरत इस फाइनेंस को पढ़ने की जिससे जस्टिफिकेशन ही नहीं हो रही और मार्केट वाले लोग मुझ पर हंस रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फाइनेंस के फंडामेंटल्स को पढ़ना ज़रूरी है? क्या उनके साथ मार्केट का लिंक होना ज़रूरी है? क्या वो लोग जब हमें कहते हैं कि आप एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पर पूरे उतरें, क्या उनका कहना दुरुस्त है? मैं एक बात कहने जा रहा हूँ और शायद वो बात मेरी बाद में पकड़ हो और उसकी कोटेशन मुझे कोट किया जाए। नहीं, कोई बात। 2000 सितंबर 2008 में और अगस्त 2008 में सारी दुनिया नीचे जा रही थी, हाँ, सिवाय दुबई के। ये बात बिल्कुल सही की, 100% आपने। और वो कहते थे यार ये हम तो दुनिया के एक नहीं 5-6 टॉलेस्ट टावर बनाएंगे और हाँ, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। वो हवाओं के अंदर लोगों को फ्लैट बिक गए थे, हाँ, ठीक है ना, वो बिक गए थे। वो जो थे ख्वाब बिक गया, रेगिस्तान बिक गया था भाई, रेगिस्तान बिक गया था दुबई के। रेगिस्तान के ऊपर 100 मंजिलें बिक गई 200 मंजिलें बिक गई। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। तो फिर क्या हुआ कि फंडामेंटल्स ने अपना इंतकाम लिया। जब फंडामेंटल अपना इंतकाम लेता है तो ये सिचुएशन हो गई थी कि एक हफ्ते तक मार्केट से एग्जिट करना चाह रहे थे। सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, DFM की बात कर रहे हैं आप, पूरा जो उनके फाइनेंशियल मार्केट जो और प्रॉपर्टी मार्केट और ये सारी चीज़। उफ तौबा तौबा, बड़ा बुरा हाल हुआ। ब्लड बात कह दूं, 5 साल लगे थे उनको निकलने में, 5 साल लगे थे। और इसी तरह से सऊदी अरब में भी हुआ था। जब वो कहते थे यस सही, हमारे पास तो दुनिया का तेल मौजूद है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है ये तो चलेगी और चलती रहेगी, कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होगा। और फिर जब वहाँ पे बड़े मज़े की एक आपको स्टोरी बताऊँ कि कतर के अंदर लोग स्टॉक मार्केट के अंदर वो IPOs बहुत आ रहे थे कतर में। और न सिर्फ कतर की, मैं सिर्फ कतर की बात, आप GCC की बात कर रहे हैं। GCC के उसमें एक कतर की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन कतर सिर्फ कतर की बात नहीं है ये। हुआ ये था कि वहाँ पे डॉल्फिन एक कंपनी थी जो कि वो LNG टर्मिनल बना रहे थे, उसका वो होने वाला था IPO। और लोग आते थे उसके अंदर IPO एप्लीकेशन, और सिर्फ गल्फ़ के जो सिटीजन्स थे ना उनके लिए अलाउ था, बाहर वालों के लिए अलाउ नहीं था। अच्छा। तो लोग क्या करते थे कि जोग दर जोग गाड़ियाँ कॉजवे से, सऊदी अरब से, बहरीन से, UAE से जोग दर जोग गाड़ियाँ आती थी। पासपोर्ट वो पूरे मोहल्ले के पूरे गांव के जमा करके लाते थे, फॉर्म लेके जाते थे और वो
ये तेरा फेमिलियर सी बात लगती है, तो वो कोई इतना, और वो होता था। और होते इतना ज़्यादा उसके ऊपर IPOs जो हुए और मल्टीप्लायर आया जब स्टॉक मार्केट के अंदर वो खुला, तो उसके प्राइसेस और जो ऑफ़र प्राइसेस उसमें बहुत बड़ा फ़र्क था कि कहीं पे आपको बायर नहीं बल्कि आपको सेलर नहीं मिलता था। लेकिन फिर फंडामेंटल्स का इंतकाम, जब फंडामेंटल्स का इंतकाम बड़ा ख़तरनाक होता है, आप फंडामेंटल्स से दुश्मनी नहीं रख सकते, तो तजावुज़ भी नहीं कर सकते। देखिए ना, एक सेट रूल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, लोग मुझे कहते हैं कि लोगों ने बड़े सवाल भेजे, बोल रहे हैं कि आप बताएं, आप बड़ी बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट यूँ होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखिए, एक मैंने रूल, एक थंब रूल, हो सकता है आप डिसएग्री करें और मैं चाहूँगा कि आप डिसएग्री करें। थंब रूल मैंने ये कहा कि देखें, आप क्या करें कि अगर आपने हवाओं का रुख देखना है तो आप अच्छे घुड़सवार को देखें कुछ सिम्प में जा रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ही विल नेवर गो अगेंस्ट द विंड, अदरवाइज ही विल फेस द मतलब ये कि द ब्रंट ऑफ द विंड। तो मैंने कहा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर जो हैं दुनिया के जितने हैं, उनका ट्रेंड देख लें कि उनका ट्रेंड बाय है सेल है। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर एक थंब रूल है, पीर बाबा पिंडी वाली सरकार जब माल बेचने के लिए निकलते हैं ना, तो मुझे पता लग जाता है कि नाउ ही इज़ गेटिंग द बेस्ट प्राइस। कौन है क्या है मुझे नहीं पता, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लिया, मैंने इशारा भी कोई नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि मैं देखता हूँ कि जब वो माल बेचने निकलें, जैसे वो माल बेचने निकले थे 2005 तक उन्होंने माल बेच दिया था, तो आप भी अपना बेच दें, और जब वो अपना कुछ सोचने बैठें तो फिर आप भी सोचने बैठें। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी एक्सटेंड करेंगे कॉन्वर्सेशन। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है जनाब फ़हीम उज़्ज़मा साहब के साथ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी, मैं काफ़ी अरसे से यही शोर मचा रहा था, और एक दफ़ा मैंने ये एग्जांपल जो आपने बताया ना साइट किया था, लेकिन जाविया फ़र्क था। मैंने उनको समझाया था लोगों को हमारे कि एक ज़माने में क्या था कि ये अनैमली सिर्फ दुबई में नहीं थी, पाकिस्तान में भी थी, एक डेढ़ महीने तक थी, जहाँ हमारे ब्रोकर वगैरह सब बाहर निकल आया, सिर्फ वडे चौधरी ने अमेरिका की मईशत क्या चीज़ है, वो तो इतनी छोटी मईशत, पाकिस्तान की इतनी बड़ी मईशत। हम तो बहुत इशारों पे ना जाइएगा, वो सच निकल जाता है इशारों में। तो इन्होंने बड़ा कहा बड़े चौधरी हैं, ये डेढ़ महीने तक इन्होंने कहा बड़े चौधरी हैं, मैं कुछ नहीं होगा हमारी कैपिटल मार्केट को। फिर जो क्रैश हुई ना मार्केट, मैं आपको बता नहीं सकता, वो मंज़र आज भी मुझे याद है। मैं स्टॉक, लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं, यार अली तुम वो फैलाते हो, क्योंकि बात ये है सर, 2 टकिया की नौकरी के लिए किसी की कौम का लाखों का सावन चला जाए, ये मैं नहीं अलाउ कर सकता। मुझे आज भी याद है, मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, वट्टे पत्थर पड़े हुए ज़मीन पर, और हु का आलम, बिल्कुल खामोशी। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा यहाँ क्या हुआ? कहने कुछ देर पहले यहाँ पर पथराव हुआ है। मैंने कहा ऐसा भी होता है? उसने कहा सर ऐसा ही हुआ है, आप लगाएं। उस ज़माने में एक ही मकबूल चैनल बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करता था, उन्होंने कहा वो चैनल लगाएं, आप देखें कि क्या हो रहा है, क्या हुआ। तो सर आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, मैंने तो मुख्तसर सा लुकमा आपको दिया कि मैं जिसको देखता हूँ वो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर आप समझ लें, उसको मैं देखता हूँ, क्योंकि वो सबसे, वो भी जो वही चीज़ बेच रहा है जो आपको पता है जो रेगिस्तानों में दुबई वालों ने बेच दी उस ज़माने में। अब तो खैर जो भी बिक रहा है वो भी वही बेचता है। इशारा है, आप कोई जवाब ना दें, आपको मुतनाज़ा लगे, बिल्कुल कोई नहीं, मैं भी बिल्कुल उतना करीब जाता हूँ सूरज के पर ना जलें। लेकिन जब वो अपना माल बेच रहे होते हैं ना सर, तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि वो दैट इज़ द टाइम ही इज़ गेटिंग द बेस्ट प्राइस, बिकॉज नो इज़, देखें इन अ फ्री मार्केट इकॉनमी एवरीवन इज़ सर्चिंग फॉर द बेस्ट प्राइस। जब वो बेच रहा है इसका मतलब लालच मत करो, अपना माल बेच दो। हाँ, जब वो सोचने बैठा है, प्रॉपर्टी लेने बैठा है, इसका मतलब अब आप भी प्रॉपर्टी लो। देखो उसने सस्ते ज़मानों में चीज़ें ली, महंगे ज़मानों में बेची, कुछ इशारा नहीं दिया मैंने। इसी हिसाब से मैं चाहूँगा कि आप भले चाहें बैनुल-अक़वामी सतह की मिसाल दे दें, अगर आप मुकामी तौर पे नहीं लेना चाहते। देखिए, अब आपने बहुत अच्छी बात की, और अब मैं आपकी एक बात से तो 110% एग्री करता हूँ। 10% मेरा डालने हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा, वो ये है कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। लोग इस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ के बादशाह हैं, हमें मालूम है, मैं मार्केट के अंदर एंटर हुआ हूँ, मैं रोज़ ऊपर नीचे जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैंने किस तरह से इसको खेलना है। कौन वो जो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है उसके। देखिए, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर की ख़ास बात ये होती है कि
के पास जितना पैसा होता है उसके पीछे जो एक मशीनरी काम कर रही होती है ना, उसको एडवाइस करने के लिए और उसको जो प्रोडक्ट्स दे रही होती है ना, वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं। अच्छा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा अहम किरदार मार्केट के अंदर जो होता है ग्लोबली, वो होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, जिसका यहाँ पे कहत है, ठीक है। आपके जो इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कहत ज़्यादा है, उनके जिसके हाथ पैर बंधे हुए ना हो और जिसको ऊपर से ऑर्डर ना आता हो कि आपने ये खरीदना है, वो बेचना है। राज आपने खोल दिया ना। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस मार्केट के अंदर डेप्थ सर कहाँ से लेके आएंगे, जब सारी दुनिया जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होगा, और वो इन्वेस्टर होगा जो कि कहेगा सुबह मैं आऊँ और शाम को जाऊँ तो 1000 या 2000 का नोट मेरी जेब में हो, और जो बड़ा आदमी है वो बेच के निकल जाए। तो इसको बेहतर करेंगे, हमारी और आपके बच्चों की मुस्तकबिल बनेगा। बिल्कुल सही। अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को नहीं लेके आएंगे, मार्केट को ऐसे ही खेलते रहेंगे कि यार पैसे बना लो, उसके बाद कहीं और कुछ और कर दो, प्रॉपर्टी में चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, बाहर रख दो पैसे, कुछ और, विजन ही ठीक नहीं है ना। तो सर ये बहुत बड़ा मसला हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के साथ। तो ये चीज़ करने की बहुत बेहतर है। उसी के अंदर मैं आपको एक और बात लेके आऊँगा कि देखिए यहाँ पे लोगों की इतनी ज़्यादा कहत है, लोगों को रोज़गार की कहत है, और यहाँ पे लोगों को मुलाजमत की कहत है, पैसे की कहत है, लोग बाहर चले जाते हैं बेचारे। आपका टैलेंट बाहर चला जाता है और उसके बाद वो जो पैसे भेजते हैं उसका जो हम हशर करते हैं अपने बोरोइंग को कवर करने के लिए, गवर्नमेंट बोरोइंग को कवर, करंट अकाउंट बैलेंस को, आपकी रेमिटेंसेस, एक मैं इस चीज़ के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ बात कि रेमिटेंसेस, हम समझते हैं कि हम कुछ भी हो जाएगा, हमारी रेमिटेंसेस जो है ना हमें माफ़ी दिला देंगे, हमारी शफात करवा देंगे। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं। सही सर, कल की एक रिपोर्ट आई है और आज के अखबारों के अंदर है कि रेमिटेंसेस आपकी जो हैं वो 6% पिछले 10 महीनों में ग्रो करी हैं। 1/3 ऑफ द रेमिटेंसेस वर कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया, अराउंड 12 or 13% was coming from UAE, not 12 or 13, 20% was coming from UAE। तो आधे तो आपकी रेमिटेंसेस उन ममालिक से आ रही हैं जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, ऑयल प्राइसेस की डिक्लाइन की वजह से। तो उन्होंने प्लानिंग नहीं की। UAE से जो आपके पैसे आए हैं वो सिर्फ 6% ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर वर्सेस 26% ग्रोथ लास्ट जो आपका पीरियड था 10 मंथ्स का। आप डिक्लाइन के बाद रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, स्टैग्नेशन, जी हाँ, रेट ऑफ चेंज जो है ना आपका जो परसेंटेज चेंज है वो बहुत कम हो गया है। अब आप पैसे कहाँ से लेके आएंगे? आप अपनी अय्याशियारी ख़त्म कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट बोरोइंग जो है, इंटरनेशनल आपको अगले साल बड़े पैसे देने। अगर आपका यही ट्रेंड रहा तो जो जिसने आपकी शफात करनी है वो कहाँ से आपकी शफात करेगा, जबकि लोगों के साथ ये मामलात हो रहे हैं कि नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, इकनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़बरदस्त ज़ोरों के ऊपर है, लोगों को निकाला जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ, जुज़वी जवाब आप भी दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ मैं भी इनपुट दे दूँगा। मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए या फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के माने ये हैं कि फिर कुछ आपको रिलैक्सेशन करनी पड़ेगी, सीक्रेसी बेहतर करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने के लिए मराज ज़्यादा देनी पड़ेंगी, मुकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मामलात करने पड़ेंगे और टैक्स में भी छूट करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, और उसके अलावा आप डीरेगुलेशन भी करनी पड़ेगी। देखिए ये सारी चीज़ें उसमें, या फिर आप एक ज़्यादा रेगुलेटेड प्रोटेक्टिव किस्म की इकोनॉमिक से सूरत हाल की तरफ जाएं, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बन रही है, टैक्सों के लिहाज से भी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, सीक्रेसी के कवानीन के हिसाब से भी, जो मुझे बनती दिखाई दे रही है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप मुझे इन दोनों के दरमियान बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या किस तरफ जाना चाहिए? अली ये बताइए कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आप कह लें या जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो क्या है? वो मलगूबा है, ना वो कम्प्लीटली लिबरलाइज्ड है, ना वो रेगुलेटेड है। हमारी पॉलिसी डायरेक्शन सही है नहीं। आप एग्जांपल लेते हैं, सारी दुनिया एग्जांपल लेती है, सिंगापुर की, मलेशिया की,
अब सिंगापुर में जितनी भी लार्जेस्ट कंपनीज हैं, लार्जेस्ट बैंक्स, लार्जेस्ट टेलकोस, लार्जेस्ट अदर सर्विस प्रोवाइडर, दे आर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज. Even in Singapore? Government owned, sir. Singtel, DBS Bank, Sing Power, everything is तेमासिक का भी कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक? तो वो तो वही तो उन्हीं के तो अकाउंट के अंदर आता है तेमासिक का. पाकिस्तान में भी लगा था पैसा कुछ? अब अगर हमने गड़बड़ कर दी, सारी दुनिया ने पैसा लगाया था पाकिस्तान में, हमने ऐसी गड़बड़े की, खराब कर दिया सारा. अब हम उस अगर रुख पे लेके जाएंगे तो मैं मेरा नहीं ख्याल है लेके कि जाऊंगा, शाम नहीं लेके हो जाऊंगा, जाएगी. नहीं लेके जाऊंगा. तो मैं बैंक भी आया था वैसे, ऐसे ही आपको इशारतन बता रहा हूँ, थोड़ा छेड़ रहा हूँ. आए सब थे, हमने सबके पैसों के साथ वो किया कि लोग जो है ना, कहते हैं ना छेड़ मलंगा नो. तो अगर आप उस तरफ लेके जाएंगे नहीं, तो मैं फिर नहीं लेके बातें जाऊंगा. और आप बड़ी बताएं हो जाएंगी. तो आप बताएं, सिंगापुर के अंदर गवर्नमेंट ओन्ड है, Government मलेशिया में owned. भी काफी तो वहाँ पे influence है. खजाना हाँ. नेशनल, वहाँ पे 1MDB क्या है, पेट्रोनास? गवर्नमेंट. पेट्रोनास? पेट्रोनास जितनी भी बड़ी टेलीकॉम मलेशिया किसकी है, ये गवर्नमेंट की है. ये सारी प्रोटॉन भी, पेट्रोनास भी है. हाँ. प्रोटॉन वहाँ पे कार मैन्युफैक्चरर हाँ, है. जुज़वी तौर पे. तो बरदुआ जो है वो कार मैन्युफैक्चरर है. ये सारी गवर्नमेंट ओन्ड है सर. और वो मलेशियन एयरलाइंस, वो कितने क्राइसिस से गुजरी, अब वो दोबारा प्रॉफिट के अंदर चली गई. हमसे ज़्यादा बुरा हशर हुआ था हाँ, जब मलेशिया का. एक नहीं 2 जहाज गिर गए थे. और उसके ऊपर अगर आप सिर्फ वो देख लें लाइबिलिटी उनकी कितनी ख़तरनाक आ गई थी, लेकिन उसको टर्न अराउंड किया. हम अभी PIO को रोके बैठे हुए इतने अरसे से. हम कहते हैं मलेशिया की एग्जांपल लेते हैं, मलेशिया के एग्जांपल के अंदर ले कितने लोगों को बाहर निकाल दिया. एक दिन में पूरे स्टाफ, जो पूरा मलेशियन एयरलाइंस का स्टाफ था, उसको टर्मिनेशन लेटर दिया और उसी दिन उनको रीहायरिंग लेटर दिया कि आप मलेशियन एयरलाइंस के अब एम्प्लॉई नहीं हैं, आप थर्ड पार्टी के एम्प्लॉई हैं, आउटसोर्सर के एम्प्लॉई हैं. हम कर सकते हैं? हमारे अंदर क्या इतनी ताकत है कि हम पॉलिटिकल इतने डिसीजंस लें? की थी और फिर उसको ऐसा मिसमैनेज किया कि बात कत्ल और गारत तक आ गई. और मैं क्या बोलूं, अगर इन्होंने किया तो फिर तो वो स्टेट के ऊपर लायबिलिटी आ गई, अगर किसी और ने गोली चलाई तो फिर तो कत्ल और गारत के ज़ुमरे में आ गया ना. आपको पता होगा यहाँ जो एयरपोर्ट के ऊपर वाक़यात पेश आए थे, अब ये कोई बैनुल अक़वामी अब अच्छा वो भी सैल्वेज सिचुएशन कर ली, वरना तो बहुत रेपुटेशन पाकिस्तान की ख़राब हो रही थी कि यहाँ के कैसे हालात हैं. सर जब तुक्केबाजी के ऊपर आप तुक्का खेलते हैं ना, तो फिर ये होता है या तो आउट होते हैं या छक्का लगता है. और क्या खूबसूरत शायद आफरीदी वाली बात कर दी आपने. और अमूमन जो है ना आउट ही होके चले जाते हैं. हाँ, डक के ऊपर. तो हम डक के ऊपर बहुत आउट हो रहे हैं. तो ये सिचुएशन हम अपनी अगर क्रिएट करेंगे, देखिए अगर पॉलिसी डायरेक्शन होनी चाहिए पाकिस्तान की, नहीं तो हम तो लिबरलाइजेशन में बिलीव कर रहे हैं ना. लिबरलाइजेशन के अंदर बिलीव करें, उसके बाद एक एक करके घर के बर्तन बेचते रहें. फिर एक दिन सब लोग आके कहेंगे सही है अब आप इस घर से फारिग हो जाएं, अब आप उधर चले जाएं, क्योंकि आप तो हम सब कुछ बेच चुके. हम जिनको बेच चुके उनसे पैसे भी तो नहीं लेते. ये भी एक मसला है. और उसके अलावा अगर जिनसे हम पैसे ले लेते हैं उनको काम भी नहीं करके देते. किसी से $1.5 अरब पकड़ लिए, उनका काम भी नहीं करके दिए. नहीं, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, किसी हकीकी वाक़े से रिलेट नहीं कर रहा. लेकिन देखें ना, इस तरह की जब चीज़ें करेंगे तो फिर फंसेंगे. अब वो जब जैसे आपने कहा कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे PTCL की जो प्राइवेटाइजेशन की, अब उसमें रियल एस्टेट के जो सिलसिले थे वो सही से नहीं बनाए. अब मैं हमेशा ये कहता हूँ सूमो सलाद पर यकीन करो. खैर एनीवे नाउज़ुबिल्लाह, यही चीज़ें होती हैं ना. मैं यही कहता हूँ, अब आप चक्कर में लग गए, अति सलात हमें बचा लेगा. आप सूमो सलाद में लगो, आप कुछ आपको फ़ायदा हो. नाउज़ुबिल्लाह दुनियावी कामों के अंदर इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि अब इन चीज़ों की तरफ राग़िब नहीं होती है. खैर एनीवे, इससे आगे चलते हुए आगे आपको एक और नुक्ता छेड़ूँ. बिल्कुल. पाकिस्तान शटील को पकड़ के, वो स्टील सॉरी मुंह से मिस प्रोनाउंस हो गया, इसको पकड़ के तो अब लगे हुए हैं. अब उसको मैं आपको बताऊं, मतलब घिस के ख़राब कर दिया हमने पाकिस्तान स्टील को. आप देखें, जब से मैं मतलब ये कि होश संभाला है, तब से मैं सुन रहा हूँ पाकिस्तान स्टील का कोई हल निकलना चाहिए. ना प्राइवेटाइज, ना उगलने की, ना निकलने की. ये अजीब गरीब किस्म की चीज़ बन गई है हमारे लिए. वो ऐसी मुसीबत है जिसको पालें तो भी फंस जाते हैं और जिसको ना पालें तो फिर भी. असल में बात यह है, आप कभी डंडे वालों को कुछ दे देते हैं, कभी आप वो बाबू साहब को दे देते हैं कुर्सी, और कभी अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं. और जो प्रोफेशनल मैनेजर है जो कि रोज़ दुहाइयाँ आपको दे रहा है कि भाई
मैं आपके मुल्क की बेहतरी के लिए आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, कि कहते हैं नहीं नहीं, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम वो मामला उस हद तक नहीं पहुँचे जहाँ पे मिसमैनेजमेंट जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान स्टील की बात करते हैं। पाकिस्तान स्टील एक ज़माना था, अभी 2-3 साल पहले की बात है, कि कमोडिटीज़ अपने उरूज के ऊपर थी। इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस अपने उरूज पे थी। उस वक्त स्टील की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। फिर स्टील की कीमत, अब आपकी जो आयरन ओर है उसकी कीमत बहुत गिर गई है। ये सारे आपने 4-5 इकोनॉमिक साइकिल्स गुजार दिए, पाकिस्तान स्टील का कुछ नहीं हो सका। यहाँ तक कि आपकी लोगों की तनख्वाहें, सर कुछ लोग घर चलाते हैं अपना तनख्वाहों के ऊपर, हर एक के कारोबार और हर एक के महल नहीं है। आप आम आदमी के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या जुल्म कर रहे हैं। अभी आते हुए मैंने देखा, मुझे बड़े अफसोस हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ था कार का और मोटरसाइकिल का, और एक बच्ची छोटी सी और एक खातून जो है वो रो रही थी। आपको मालूम है पिछले 10 महीने में, 12 महीने में आपके यहाँ 36% जो है कार सेल्स बढ़ी हैं, और इससे पहले भी पिछले साल भी इसी तरह का मामला था। अब गाड़ियों पे गाड़ियाँ बेच रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ बेच रहे हैं, लोग प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, बैंक प्रॉफिट लोन पे लोन ले रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। 5 उंगलियां घी में सर, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई के अंदर, और जो आपने रोडों का हशर कर रखा है, ओह क्या करेंगे आप आखिरत में क्या जवाब देंगे। कोई पॉलिसी, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कोई पब्लिक हाउसिंग के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कीम सही इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से आप बनाने की का इरादा या नियत भी करते हैं। एक छोटी सी बात बोलूं, आपकी बात में इजाफा करते हैं। पूरा मुल्क घुमा हूं मैं, हाईवे छोड़ के, एक सीधी सड़क नहीं मिली मुझे इस मुल्क में, एक सीधी सड़क एक नहीं मिली, सच बताओ आप। और कुछ ममालिक में मैं गया हूं जिनका आपने नाम भी लिया, यकीन करो ऐसी सड़कें बनी हुई हो, ऐसी साफ़ सुथरी हैं कि बंदा सड़क से उठा के खा ले। जर्मनी की बात कर लेना, ऑटोबान की हम लोग बात करते हैं ना, सारी दुनिया के, हम दुनिया के वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाएंगे। ऑटोबान की बात कर लें, 6 लेन एक साइड के ऊपर, 6 लेन दूसरी साइड के ऊपर, मिनिमम स्पीड 80, अगर 80 से कम करी तो आपका चालान 150 की स्पीड पे चलाते हैं वो गाड़ियाँ, और वहाँ पे उनका फैटेलिटी रेट देख लें, एक्सीडेंट रेट देख लें, लोएस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ तो सारे के सारे यूं करके जंपों के ऊपर से गुजर रहे हैं, यूं करके जो है वो उस पे से गुजर रहे हैं, क्या नाम है, खड्डों पर से। अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। आप फिरारी भी खरीद लें इस मुल्क के अंदर तो चलेगी तो खड्डे के ऊपर ही। अगले दिन मैं निकला बाहर तो क्या देखता हूँ कि पोर्श केमन हमारे घर के नज़दीक कहीं खड़ी हुई। मैंने बोला अब ये एक जंप तो गुजार नहीं सकता, ये बेचारा शाहरा फैसल पे ही चला लेगा गाड़ी, या जब सिग्नल फ्री रोड, बाकी सड़कों के ऊपर तो इसका जो है वो ऐसी तैसी हो जाएगी नीचे से। और अगर उसका स्पीड वो जो है स्पीड ब्रेकर लग गया तो स्पीड ब्रेकर के ऊपर उसका अगर वो खराब हो गया, सस्पेंशन खराब हो गया, तो फिर दुबई भिजवाएगा उसको सही करने के लिए। बस यही है ना, ये हालात हैं। जैसे आपने कहा कि सड़कों के ऊपर तवज्जो नहीं, गाड़ी बेचने के ऊपर तवज्जो। हर बंदा बोलता है नई गाड़ी, और अब आप देख लीजिएगा रमज़ान के महीने के अंदर कार सेल्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। ईद के दिन हर किसी को, रिश्तेदारों को जलाने के लिए नई गाड़ी चाहिए, नया बंगला चाहिए, नया टीवी चाहिए, नया फर्नीचर चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि अपनी क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ेगी, बल्कि इसलिए चाहिए कि हम रिश्तेदारों को, हमारे जो है वो हमें देखकर तकलीफ़ हो, वो हमसे जलें, उनके दिल में हमारे लिए हसद पैदा हो, थोड़ा बुग़्ज़ कीने में इजाफा हो, थोड़ा आखिरत में आग खरीदी जा सके। मतलब ये यहाँ पर चीज़। और हम मुसलमान हैं, क्या मैं बोलूँ। अब आप रमज़ान के अंदर कीमतों को देखना। अच्छा, अब नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ऐसे नहीं एकदम बढ़ा नहीं, अब FMCG वाले भी इसमें शामिल हो गए, मल्टीनेशनल MNCs। वो क्या करते हैं, रमज़ान से 1 महीने पहले 10-20% बढ़ा दी, फिर रमज़ान के 15 दिन पहले वो 10-15% बढ़ा दी, टोकन डाल दिया, टोकन से थोड़ा बच के हैं। फिर उसके बाद आ गया रमज़ान का महीना, उसके अंदर अलहदा शुरू, और फिर उसके बाद सारे FMCG वाले जो हैं वो टिकट कटवा के अपना कहाँ जाएंगे आपको पता है, क्योंकि वहाँ होना उनका। यहाँ पर देखें किस तरह के काम कर रहे हैं, मुनाफाखोरी यहाँ पर।
ज़ख़ीरा अंदोज़ी यहाँ पर आपको ख़ुद पता है इन चीज़ों की क्या थी। इकोनॉमिक वैल्यू बता रहा हूँ सर, अभी रिलीजन के ऊपर मैं जा नहीं रहा, इकोनॉमिक और इखलाकी मयार के ऊपर आप मुझे बताएं। मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया, आपने कल आप हमारे साथी होंगे तो आपने इस सवाल का आते ही जो है ना जवाब देना है। और एक मौजू हमारा नामुकम्मल रह गया कार सेल्स का, जो कंप्लीट नहीं हम कर सके, ये भी हमने कल पकड़ के रखना है ताकि पता लग सके कि कार सेल हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो रही, फ्यूल के कॉस्ट की कोई कंसिड्रेशन नहीं ले रहा, गवर्नमेंट की एनर्जी पॉलिसी कोई है नहीं इन कार्स को चलाने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। इट वॉज अ लवली टाइम टॉकिंग टू यू। आपका बहुत शुक्रिया फ़हीम उज़्ज़मा साहब, आप हमारे साथ बतौर मेज़बान व मेहमान शामिल हुए। नाज़रीन, ये थोड़ी गुफ्तगू का माहौल होता है और मेरे ख्याल सुबह जाने से पहले अच्छा लगता है कि एक अच्छी पॉजिटिव सी गुफ्तगू हो जाए, ताहम इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो तंज़ के ज़ुमरे में आ जाएंगी। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं, इसके ऊपर हमारे पते आपके सामने। जो हमारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंगें होती हैं ये इंटरनेट के ऊपर मैसर होती हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ट्विटर फेसबुक के ऊपर बिज़नेस प्लस बहुत ज़्यादा मुतारिक है। अपनी तारीफ़ें हमें ज़रूर भेजिए, शिकायतें अपने तक महदूद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आपका खादिम अली नासिर और फ़हीम उज़्ज़मा साहब भी दोनों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं। मुझे ढूंढने के लिए अली नासिर बिज़नेस प्लस गूगल पर लिखिएगा, फिर मैं मिलूँगा। आज के लिए वक्त ख़त्म। अली नासिर, फ़हीम उज़्ज़मा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।